अगर आप सोच रहे हैं कि पैसा कैसे बनता है तो आज आपको पता चल जाएगा कि पैसा कैसे बनता है। 100 करोड़ अगर मुझे 20 साल में बनाने हैं तो क्या मेरा सिस्टम रहना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। टारगेट आपका क्या है? 100 करोड़ रुपए। फ्रेंकली स्पीकिंग, इसके लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी सर। या तो आज आपको SIP वाकई में कितनी सही है, क्योंकि मैंने कहीं सुना था इसमें भी बहुत बड़ा कुछ घोटाला होने वाला है। तो बेसिकली मैक्सिमम लोग जो SIP कर भी रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं। अगर मैंने किसी को पहले बर्थडे पे 10,000 रुपए का एक निफ्टी 50 का ही जो आपने बोला वो गिफ्ट किया है, आफ्टर 40 इयर्स कितना होगा? इट विल बी अराउंड समवेयर अराउंड 27 लाख। बहुत बढ़िया। कंपाउंडिंग को जो है ऐसे ही सेवन वंडर ऑफ वर्ल्ड नहीं बोला गया है। 10,000 लगा के अगर आप सोचोगे कि मैं पार्ट टाइम में इस पे 5,000 रुपये कमा लूँ, अच्छा, फिजिबल नहीं है। मतलब आप वो 10,000 रुपये अभी खराब कर कभी किसी स्टॉक में हो भी सकता है कि ऐसा हो जाए। सर ये जो इतने सारे जो ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, कैसे होते हैं सर कि आज आप हमें 1 लाख रुपए दो, उसको महीने में आपको डबल करके देंगे। डबल कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं सर कि आपने 1 लाख रुपए दिया और 1 महीने बाद वो बंदा भी नहीं होता और पैसे भी नहीं होते सर, तो हो गए डबल। मतलब आप मानते हो कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो एक तरीके से जुआ है? सिर्फ प्योर जुआ है सर। आप सर सेबी का ऑफिशियल डाटा है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 97-98% लोग पैसा मार्केट में लॉस करते हैं। 100 रुपए के 83,000 रुपए 45 ईयर्स में, 100 रुपए के 83,000। सो विपिन सर, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। कैसे हैं सर आज आप? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे, और आज हमको एजुकेट करने के लिए कि हमको फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए अपनी लाइफ में। माय प्लेजर। और भाई ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अगर आप सोच रहे हैं कि पैसा कैसे बनता है तो आज आपको पता चल जाएगा कि पैसा कैसे बनता है, छपता है बल्कि। एब्सोल्युटली। तो सर शुरू करें। एब्सोल्युटली सर एक ऐड आजकल बहुत आती है, आपने सुना होगा, म्यूचुअल फंड सही है, SIP सही है, या SIP में पैसा लगाओ। SIP वाकई में कितनी सही है, क्योंकि मैंने कहीं सुना था इसमें भी बहुत बड़ा कुछ घोटाला होने वाला है। सर देखिए, ऐसे अगर बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन आपने किया कि SIP सही है या सही नहीं है। सो SIP सर बिल्कुल सही है। ओके। हर किसी को SIP करना चाहिए। अब तो क्वेश्चन आता है कि SIP है क्या और ये क्यों बनी होगी। सही बात है। तो SIP की अगर फुल फॉर्म की बात करें सर तो इट्स ए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अगर सिस्टमैटिक बनाया गया है तो किसी पर्पस के लिए बनाया गया होगा। तो बेसिकली मैक्सिमम लोग जो SIP कर भी रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि वो क्यों कर रहे हैं। जैसे अगर मैंने SIP करा रखी है तो आई डोंट नो कि वो कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है। नहीं पता आपको। हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने आज एक SIP कर रखी है, आप मंथली लेट्स सपोज 10,000 रुपीज एक पर्टिकुलर फंड में डाल रहे हैं, आप क्यों डाल रहे हैं? व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट? लाइक इन अनदर कमिंग 10 years मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाए उस पैसे का। अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाया है तो 1.5 लाख रुपए मिल जाए टैक्स। तो बेसिकली आप ऑब्जेक्ट पे क्लियर नहीं है। और एक जनरलाइज ऑब्जेक्ट जो सभी का है सर वो क्या है कि ठीक है थोड़ा प्रॉफिट बन जाएगा ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब वो थोड़ा प्रॉफिट कितना है उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ओके। सपोज मैंने 10,000 रुपीज पर मंथ देके 10 महीने में 1 लाख रुपए दिए और 1 लाख के ऊपर 1,20,000 रुपए दिख रहे हैं मेरे को। यार 1,20,000 तो बन गया, मतलब 1 लाख के ऊपर 20,000 रुपए बन गए, तो थोड़ा प्रॉफिट वो भी है। 1 लाख के 1,50 बन गए, थोड़ा प्रॉफिट वो भी है। तो हमें जब ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होता तो हम गड़बड़ क्या करते हैं, कब एग्जिट करना है हमें पता ही नहीं। ओके। तो हम जल्दी निकल जाते हैं। तो हम बेसिकली जो SIP का पर्पस था आपके लिए वेल्थ क्रिएट करना, वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। तो SIP के साथ हमेशा एक ऑब्जेक्ट बेस्ड है। ओके। आपको जैसे ऑब्जेक्ट से मैं एग्जांपल से बताऊं, सपोज मान लीजिए मेरी डॉटर है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया और उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से मैंने देखा कि मेरे को अगर सपोज मान लीजिए कि जब वो 21 साल की हो रही है और आज मान लेते हैं वो 11 साल की है आफ्टर 10 ईयर्स, या फिर आज 6 साल की है आफ्टर 15 ईयर, 21 साल की होगी, और मैं ऐसा मानता हूँ कि इसको कोई कोर्स करना है, उसका एक ड्रीम है या मेरा ड्रीम है उसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए, और मैंने आइडेंटिफाई कर रखा है कि उस टाइम के हिसाब से 70 लाख रुपए लगेंगे। ओके। तो मैंने कैलकुलेट किया कि मुझे उस टाइम पे 70 लाख चाहिए आज से 15 साल बाद, तो किस तरीके से वो 70 लाख रुपए उस टाइम मेरे पर लोड ना आए। तो मैंने क्या किया, आज एक 10,000 रुपीज़ की SIP करनी स्टार्ट की। ओके। मुझे पता है इस SIP की तरफ मुझे 15 साल से पहले देखना ही नहीं। तो मैं 10,000 रुपीज़ हर महीने देता रहा, साल के 1,20,000 15 साल तक देता रहा।
15 साल या 15 साल से कुछ पहले जैसे ही वो 70 लाख 75 लाख हो जाएंगे, अच्छा उस पैसे को मैं बाहर निकालूंगा। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है, तब तक उस SIP को कंटिन्यू रखना जब तक वो 75 लाख ना हो जाए। अच्छा, मतलब एक आपको टारगेट रख के चलना है। तो जब भी आप SIP कर रहे हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर वो ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा और वो SIP उस ऑब्जेक्ट से लिंक नहीं होगी, ओके, तो गड़बड़ क्या होगी? आप जल्दी आप कभी भी एग्जिट कर दोगे सर, आप वैल्यू कभी बना ही नहीं पाओगे। ओके तो SIP जब भी आप करो सर, उसको एक ऑब्जेक्ट से लिंक करके रखिए। ऑब्जेक्ट जैसे आपने बोला, एजुकेशन हो सकता है, मैरिज हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, या वैल्यू क्रिएशन हो सकता है। कि आज मैं इतनी SIP करूं कि आज सपोज मैं 40 साल का हूं और जब मैं 60 साल का हूं तो मेरे पास 50 करोड़ का कॉर्पस हो। ओके, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? 50 करोड़। तो मैं कैलकुलेट करूंगा आज मुझे कितने की SIP करनी चाहिए। वो SIP मैं करनी स्टार्ट करूंगा जिस दिन वो 50 करोड़ हो जाएंगे, ओके, उस दिन इसको मैं बाहर निकाल लूंगा। उससे पहले मैं देखूंगा बनी कितना पैसा बन गया, कितना पैसा नहीं बना। इसको मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ सर, कि जिस दिन मैं SIP स्टार्ट करूंगा, उस दिन जो भी मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके थ्रू मैं बाई करता हूँ, उसको मैं डिलीट कर दूंगा। मैं देखूंगा ही नहीं। मंथली अपने आप जाता जाएगा और उसके बाद पैसा बाई डिफॉल्ट अकाउंट से कटता रहेगा, मुझे बार बार उसको देखने की, रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। ओके। अच्छा सर, जैसे अब आपने 50 करोड़ की बात करी, तो 100 करोड़ अगर मुझे 20 साल में बनाने हैं तो क्या मेरा सिस्टम रहना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए? मैं अभी 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ मंथली, 20 साल बाद मुझे चाहिए कि मेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए हो, तो उसका क्या प्लान रहेगा? सर देखिए, इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि सपोज आज आपकी जो मंथली सैलरी है वो 1 लाख रुपए है और आपका टारगेट बड़ा है। टारगेट आपका क्या है? 100 करोड़ रुपए का। 20 साल में टाइम भी हमारे पास। टाइम ऑरिजिन जो है आपने 20 साल दिया, तो फ्रेंकली स्पीकिंग इसके लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी सर। या तो आज आपको कुछ लमसम अमाउंट डालना पड़ेगा, ओके, और साथ में SIP चलानी पड़ेगी। सपोज मान लो आज आपने 25 लाख डाला और साथ में SIP स्टार्ट कर दी। ओके, अगर यही टाइम आपके पास मान लीजिए 20 साल से बढ़ के 40 साल है, अच्छा, मगर ऐसे बात करूँ कि आज के जितने यंगस्टर्स हैं जो मान लो अभी 18 साल के हुए हैं या अभी 18 से 20 की रेंज के अंदर हैं, और वो चाहते हैं कि जब मैं 60 साल का हूँ, तो 100 करोड़ फिगर होती है, लोगों को लगती है 100 करोड़ जो अट्रैक्ट करती है, बिल्कुल, तो 100 करोड़ की फिगर मेरे पास होनी चाहिए। तो उनकी अगर बात करूं कि वो किसी तरीके से अगर तकरीबन 50,000 रुपए की SIP करना स्टार्ट कर दे पर मंथ, और उसको देखे ना लगातार 40 साल देते रहे, ओके, उसमें एक छोटा सा काम क्या करे, हर साल उस SIP को 5% से बढ़ा दे। ओके, मैंने 50,000 पर मंथ से स्टार्ट किया, नेक्स्ट ईयर में क्या करूंगा, उसमें 5% ऐड कर दूंगा, 52,500 कर दूंगा मैं। क्योंकि ऐसा मानता हूँ जिन भी हम काम में होते हैं, जो भी जॉब में होते हैं, वहाँ भी पैसे बढ़ते हैं हमारे, तो उसको अगर बढ़ा दूँ तो 40 साल के अंदर बिना कोई लमसम स्टार्टिंग अमाउंट डाले 100 करोड़ रुपए आपके बिल्कुल बनते। ओके। पर लेकिन आजकल के जो यंगस्टर्स है ना सर, उनका एक सीधा सीधा जवाब होगा, भाई इस 100 करोड़ का मैं 60 साल पे करूंगा क्या? मैं अभी तो एंजॉय कर नहीं सकता, क्योंकि मैं अभी तो अपना पैसा जमा करे जा रहा हूँ, जमा करे जा रहा हूँ, जमा करे जा रहा हूँ, और जब मैं 60 साल का हूँ, जब मैं लाइफ कुछ करने लायक नहीं रहूंगा, उस पैसे का करूंगा क्या? ये बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है सर आपका, बट मैं इसको सर ऐसे देखता हूँ कि आज सपोज मान लीजिए मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसा बोलता हूँ कि अगर आपका रियल में जो आपका ड्रीम है 100 करोड़ रुपए आपके पास होनी चाहिए, और वो आपका ड्रीम जो है आपको अट्रैक्ट करता है, आपको रियल लगता है, तो आपको यही एक रास्ता है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। मैं अदरवाइज चलता हूँ सर। ओके, सपोज मान लीजिए आज ये रास्ता आप अडॉप्ट नहीं करते हैं, आपका और क्या तरीका है 100 करोड़ रुपए जोड़ने का? और तो कोई तरीका ही नहीं है। तो अगर आपको जोड़ना है तो ये आपको काम करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। रही बात एंजॉयमेंट करने की, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 100 रुपये कमाया, उसमें से लेट सपोज 95 रुपीज़ खर्च कर दिया, 5 पे बच गया अगर तो सेविंग कर लेते हैं, नहीं बचा तो वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, इसमें सेविंग नहीं कर रहे, इसमें खर्चे ज़्यादा थे। ठीक है। तरीका क्या होना चाहिए कि अगर आपने 100 रुपये कमाया तो आपको पहले से डिटरमाइन होना चाहिए कि मेरे को इसमें से 20 रुपये 30 रुपये सेविंग करना है, जो बैलेंस बच जाए मुझे उसमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना। ओके, तो ये एक 30% के हिसाब से आपको 100 रुपये तभी वैल्यू क्रिएट होगी सर, तभी वैल्यू क्रिएट होगी। ओके। अच्छा सर, मैंने कहीं एक फॉर्मूला देखा था कि अगर आप 10 साल तक कुछ SIP करते हैं और उसके बाद आप मंथली उसमें से कुछ निकालते भी रहते हैं, तो भी वो ग्रो करती रहेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद आप उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मंथली 30-40 हज़ार रुपये निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना ज़्यादा है कि वो फिर भी बढ़ती रहती है। ऐसा भी कुछ होता है? सर इसको बेसिकली बोलते हैं हम लोग सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, SWP। SWP कैसे काम करता है सर? आज मान लीजिए आपने आज
10,000 रुपीज़ की SIP की, और हम ऐसा मानते हैं कि आपने 20 साल तक की, और ये SIP जो है 1 करोड़ रुपए आपके जमा हो गए। अब आप चाहते हो कि इसको मैं आगे ना करूं, बल्कि इसमें से जो पैसे आए इसको एंजॉय करूं, जो पर्पस था अभी पर्पज, हाँ, आपने पूछा कि पूछा कि भाई मुझे करूंगा क्या मैं 100 करोड़ मेरे को रुपए का 60 एंजॉयमेंट साल चाहिए। के एज पे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे अभी हम 100 करोड़ की बात कर रहे थे सर, पहले उसको कंप्लीट करता हूँ। उसको आपने एक चीज़ से जोड़ा था, एंजॉयमेंट। हाँ, भाई आज की यंग जनरेशन को पार्टी करनी है, बिल्कुल। वीकेंड पे क्लब जाना है, पार्टी करनी है। तो आप उस 100 करोड़ के ड्रीम को बीच में क्या कर सकते हो, उसमें से कुछ पार्ट, एक अमाउंट आप SWP के लिए रख सकते हो, ओके। उससे आप पार्टी कर सकते हो सर। सपोज मान लो आज आपने वेल्थ क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की, और एक टाइम आया कि आपका फंड वैल्यू जो है लेट सपोज 2 करोड़ बन गई। आप जिस मार्केट पे इन्वेस्टेड हो उसके अंदर आपको अगर मैं 12% की भी CAGR पकड़ूं, तो 12% का मतलब क्या हो गया सर, 2 करोड़ रुपए आपको कितने आएंगे, 24 लाख रुपए मंथली, ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए। तो आपने क्या कहा, 1 लाख रुपए पर मंथ तो मैं बाहर निकालता रहूंगा अपनी पार्टी के, और 1 लाख में उसमें डालता रहूंगा, 1 लाख वापस इसमें ऐड होते रहेंगे, वो तो बढ़ते ही रहेंगे। बढ़ते रहेंगे। तो उसमें होगा क्या सर, हम 40 साल में मान लो कर रहे थे 100 करोड़, 42 ईयर्स में हो जाएंगे। बिल्कुल। बट आपके ऐश करते हुए, आपको एंजॉय करते हुए जाएंगे। ये जो आप हम लोग सब बात कर रहे हैं ना, ये जो चीजें हैं, ये एक्चुअली मुझे लगता है हमको ना स्कूल्स में पढ़ानी चाहिए। बिल्कुल पढ़ानी चाहिए। स्कूल्स में हमको पढ़ाया जाता है जो कि हम कभी यूज नहीं करने वाले लाइफ में। आई ट्रूली बिलीव सर कि ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये आपका करिकुलम के अंदर होना चाहिए, सभी स्कूल्स के अंदर होना चाहिए, और बच्चों को बहुत अर्ली स्टेज के अंदर ये फाइनेंशियल प्लानिंग, ये किस तरीके से अपने वो आगे की जर्नी को बढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। क्योंकि बाय द टाइम यू रियलाइज कि यार हमें सेविंग्स शुरू करनी चाहिए, इट्स ऑलरेडी टू लेट। 30 35 40 साल की एज के आदमी को समझ में आता है यार मैं तो कुछ सेव ही नहीं कर रहा हूँ। वो जब सेव करना शुरू करता है तब तक तो उसका रिटायरमेंट का टाइम आने वाला होता है। हम तो बल्कि मेरे सर्कल में क्या है, सपोज जैसे कई बार न्यू बॉर्न बेबी पैदा होते हैं घरों में, तो हम गिफ्ट लेके जाते हैं। आजकल जो टाइम है वो आप मिनिमम 5,000 10,000 रुपए का कोई ना कोई गिफ्ट, या कोई ना कोई आप कैश लेके जाते हैं। बहुत से लोग जैसे दादा नाना नाना है, वो क्या करते हैं, कैश देते हैं सगन के लिफाफे, शगन के तौर पे। तो हम बेसिकली लोगों को क्या इनकरेज करते हैं, मैं तो खुद करता ही हूँ, कि मैं क्या करूँगा, मैं वहां पे गया हूँ, मैं कैश लेके नहीं आऊंगा, मैं गिफ्ट लेके नहीं जाऊंगा। मैंने क्या किया, उतनी वैल्यू का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है बाय किया, अच्छा, और वो गिफ्ट कर दिया, ओके, बच्चे के नाम पे गिफ्ट कर दिया। वो जब वो बच्चा आज 0 ईयर्स का है, जब वो 40 साल का होगा, तो वो फंड पता नहीं कहाँ पहुंचा होगा। आज वो खिलौना वो पता नहीं कहाँ वैसे अगर 10,000 का मैं अगर एक मोटी मोटी आपसे कैलकुलेशन मांगना चाहूँ, अगर मैंने किसी को पहले बर्थडे पे 10,000 रुपए का एक निफ्टी 50 का ही जो आपने बोला वो गिफ्ट किया है, आफ्टर 40 ईयर्स, 40 ईयर्स कितना होगा? इट विल बी अराउंड समवेयर अराउंड 27 लाख। 10,000 रुपए का, यस, बहुत बढ़िया। कंपाउंडिंग को जो है ऐसे ही सेवन वंडर ऑफ वर्ल्ड नहीं बोला गया है। मैक्सिमम लोग उसको समझते नहीं है, समझते हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं करते, और इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत जल्दी एग्जिट हो जाते हैं। उनको लगता है यार नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ओके, अच्छा सर, ये जैसे हम लोग इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स की बात कर रहे हैं, और यही अमाउंट्स देख देख के ना लोग फैसिनेट होते हैं यार, और लोगों को लगता है जैसे हम लोग 40 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है कि यार मैं ना 1 महीने में करोड़पति बन जाऊंगा, कि यार अभी मैंने 10,000 रुपये लगाए हैं, 1 लाख रुपए लगाए हैं, बाय द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास 50-60 लाख रुपए होने चाहिए। और ये बहुत हद तक सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग सेल भी ऐसा ही हो रहा है, हाँ, कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप तुरंत करोड़पति बन जाओगे। तो मार्केट में वाकई में इतना इजी है पैसा बनाना सर? सर देखिए, ये जो क्विक रिच स्कीम है बेसिकली, क्योंकि SIP और म्यूचुअल फंड तो बहुत सेफ बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल। जो ट्रेडिंग करके जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं। सर देखिए, बेसिकली आप बात कर रहे हैं उन लोगों की, बेसिकली जिनको हर महीने जो है वो हर महीने पैसा डबल चाहिए। हाँ, हर महीने पैसा डबल चाहिए। तो सर एक बात समझिए, अगर हर महीने पैसा डबल ही होता तो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं, आपको क्या लगता है? वो तो मतलब भाई आज जो यंग जनरेशन है उसको क्या लगता है कि यार ऑप्शन बाय कर लो, 10,000 रुपीज का शाम तक को 15,000 हो गया, हाँ, तो आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मतलब ये बेसिकली क्विक रिच स्कीम है सर, और यही रीज़न है कि मैक्सिमम लोग जो है पैसा खराब कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा तरीका एज पर मी नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बनाता हो। तो वही मैं सोच रहा हूँ, जैसे अगर मैं अंबानी जी की वर्थ अराउंड 200 बिलियन रुपीज़ के आसपास है, उनको तो कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपना हर महीने डबल करते रहेंगे और विल बी अ ट्रिलियनर बाय द एंड ऑफ द ईयर। सर ये जो इतने सारे जो ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, कैसे होते हैं सर, कि आज आप हमें 1 लाख रुपए दो, उसको महीने में आपको डबल करके देंगे। डबल कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं सर कि आपने 1 लाख रुपए दिया और 1 महीने बाद वो बंदा भी नहीं होता और पैसे भी नहीं होते सर, तो हो गया डबल। हाँ,
उसके डबल हुए। हाँ डबल करने की बात हुई थी। तो वैसे सर सही तरीका है क्या मार्केट में इन्वेस्ट करने का? ये तो देखो, ये जो हम लोग इंस्टाग्राम पे, मुझे भी बहुत सारी एड्स हम लोग देखते हैं कि 5,000 रुपए दो। आप तो महीने के एंड में बात कर रहे हैं, वो शाम को ही 25,000 रुपए देने की बात कर रहे होते हैं 5 के। सेफेस्ट वे क्या है मार्केट में इन्वेस्ट करने का? और क्या मेरे जैसे लोग जिनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल क्या हो गया, ऑनलाइन आने से ना सबको लगता है कि यार मैं 1 घंटा दिन में दूंगा, वैसे भी मार्केट 2 बजे तक ही चलती है, 1 बजे तक चलती है, 3:30 बजे 3:30 बजे तक चलती है। 3:30 बजे के बाद बीच में कहीं 1 आधा घंटा मैंने थोड़ा बहुत स्टॉक इधर उधर देख लिया, मेरा तो काम हो गया, उसके बाद मैं अपने सारे काम निपटा लूंगा। इज इट लाइक दैट कि मैं पार्ट टाइम करूँ और पैसा कमा लूँ, या और कोई तरीका है अच्छा तरीका जो होना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि आपको पार्ट टाइम भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप बिना काम के पैसा बना सकते हो, आपको पार्ट टाइम भी क्यों करना। वो तो आप उसकी बात कर रहे हो, SIP और म्यूचुअल फंड की। हाँ नहीं, मुझे रोज पैसा चाहिए भी ना, लेकिन अच्छा आपको डेली पैसा चाहिए। हाँ, डेली पैसा क्यों चाहिए सर आपको? खर्चों के लिए। खर्चों के लिए। डेली खर्चों के लिए, ठीक। सो ये डेली मेरे को ऐसा लगता है कि आप बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की। बिल्कुल। और अगर जब आप ट्रेडिंग की बात करते हो सर, जब आप बात करते हो एक पार्ट टाइम काम की, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपको स्किल्स सीखनी पड़ेगी ओके। कि मैं कौन से स्टॉक्स के अंदर जाऊं, उसकी वैल्यूएशन कैसे चेक करूं, उसके टेक्निकल्स कैसे चेक करूं। आपको वो ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगी, आपको समय देना पड़ेगा। यस यू कैन जनरेट सम अमाउंट। ओके। मार्केट है फिक्स, कुछ भी नहीं है, रिस्क भी रहते हैं, बट यस अगर आप सीख के करोगे तो यू कैन अर्न द अमाउंट, इसमें कोई डाउट। चाहे छोटी से छोटी अमाउंट से करूं। देखो सर, अगर आप 10,000 रुपीज मान लेते, छोटा अमाउंट मान लेते 10,000 रुपीज, तो 10,000 लगा के अगर आप सोचोगे कि मैं पार्ट टाइम में इस पे 5,000 रुपये कमा लूँ, अच्छा, फिजिबल नहीं है। मतलब आप वो 10,000 रुपये भी कभी खराब कभी करने कभी वाले। किसी स्टॉक में हो भी सकता है कि ऐसा हो जाए। पर ओवरऑल अगर आप देखोगे, हो सकता है आज आप कमा लो। ये बिल्कुल वैसा ही बोला जाता है कि जैसे जुए के अंदर ऐसा बोला जाता है कि शुरू में 2-3 बारी आप जीतते हो, पर अल्टीमेटली आप हारते हो। तो सेम सर ट्रेडिंग के साथ, स्टॉक्स के साथ है। हो सकता है 1-2 बारी आपका लक अच्छा हो और आप अच्छा कर जाओ, बट अल्टीमेटली आप लॉस करने वाले हो। मतलब आप मानते हो कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो एक तरीके से जुआ है? सिर्फ प्योर जुआ है सर, और प्योर पैसे को खराब करने के लिए है सर। जिसके पास ज़्यादा पैसे हो वो मतलब ही कैन अडॉप्ट इंट्राडे ट्रेडिंग, ही कैन अडॉप्ट ऑप्शन ट्रेडिंग। अच्छा अच्छा, पर मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, पर मुझे SIP और उसमें नहीं जाना है, तो क्या इक्विटी बाइंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं? सर बिल्कुल आपको लॉन्ग टर्म ही चूज़ करना चाहिए। जब वहाँ पे आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, आपका टाइम नहीं है, आपका टाइम कम है, तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म जाना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म में सर क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे लॉन्ग टर्म जाना चाहिए। ये बात भी है। एक तो क्वेश्चन है कि मैं कोई स्टॉक बाय कर लूँ क्या। अब क्वेश्चन ये है, आपको स्टॉक पता कैसे लगेगा? यहाँ ये ऊपर जाएगा नीचे। तो फिर आप कोई रील देखोगे जहाँ पे आपको 3 स्टॉक बताए गए होंगे, कोई 2 स्टॉक बताए गए होंगे, कोई स्टॉक बताए गए होंगे, हाँ। है ना। तो स्टॉक्स के साथ क्या है, जिसने बताया है सर अच्छी इंटेंशन से बताया है, और हो सकता है वो ग्रो हो जाए, बट क्योंकि हम बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, तो वो स्टॉक जो है वो डाउन भी हो सकता है। ओके। तो मैं इसको कैसा बोलता हूँ सर कि अगर आपके पास टाइम कम है, आप टाइम लगाना नहीं चाहते, और आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हो, तो आपके पास जो भी पैसा पड़ा है उसको आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डालिए सर। ओके। निफ्टी 50 सेफेस्ट है, वो कभी नीचे। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का मतलब सर क्या है, आप बेसिकली पैसा कहाँ डाल रहे हैं, यू आर पुटिंग योर अमाउंट इनटू टॉप 50 कंपनी। टॉप 50 कंपनीज, या इसको मैं अदर वर्ड्स में बोलूं तो आप इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं। ओके, जो कि मतलब इंडिया अगर ग्रोइंग इकोनॉमी है तो आपका पैसा भी आप इकोनॉमी पे पैसा लगा रहे ग्रो हैं। करेगा ही करेगा। और अगर मैं इसका एक और एग्जांपल दूं, एक सेइंग है कि वट एवर हैपन्स द नेक्स्ट जनरेशन विल लीड द बेस्ट लाइफ। जैसे हम लोग लाइफ आज जी रहे हैं, जो अगली जनरेशन है उससे बेटर लाइफ जीने वाली। ओके। तो अगर हम चाहें तो अपने ऊपर भी देख सकते हैं, हमारे जो दादाजी थे, पापा की लाइफ उनसे बेटर थी, आज मेरे फादर से बेटर है, और मेरे बेटे की डेफिनेटली मुझसे बेटर होगी। इसका मतलब क्या है, ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमीज ग्रो करेगी करेगी। तो अगर आप इकोनॉमी में इन्वेस्टेड हैं तो आप जो है रिस्क से एक्सपोज नहीं है ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पर सर मुझे एक बात बताइए, हम तो छोटी अमाउंट की बात कर रहे हैं, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो क्या मैं 100% श्योरिटी के साथ पैसा बना सकता हूँ मार्केट के अंदर? क्या ये सिस्टम बना ही इस तरीके से हुआ है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है? ऐसा नहीं है सर, जिसके पास ज़्यादा। और मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो क्या मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ मार्केट को? सर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो पूरी मार्केट को मैनिपुलेट करना तो शायद ईजी हो, बट हाँ एक आधे किसी स्टॉक को आप, क्योंकि अल्टीमेटली बाइंग और सेलिंग के बेसिस पे प्राइस ड्राइव होते हैं। किसी भी शेयर का प्राइस कैसे ड्राइव होगा सर? बाइंग के बेसिस पे। अगर बायर्स ज़्यादा हैं
तो प्राइस उसका बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने 10 रुपए पे खरीदने की बेट डाली है, मैंने 11 पे डाल दी, प्राइस 11 रुपए ड्राइव हो गया। ओके। किसी और ने 12 रुपए डाल दी तो प्राइस 12 रुपए ड्राइव हो गया। अच्छा। ऐसे सेलिंग के केस में उसका उल्टा चलता है। तो किसी भी केस स्टॉक के अंदर अगर बायर ज्यादा है तो प्राइस अपवर्ड होगा, बायर कम है तो प्राइस डाउनवर्ड होगा। तो पर लोग अगर कोई आप बड़ा पैसा लेके बैठे हो, सपोज 1000 करोड़ रुपए लेके बैठे हो, हाँ। यस यू कैन ड्राइव द स्टॉक। हालांकि ये सेबी, एज पर सेबी दिस इज इलीगल, बट यस यू कैन डू इट। पर लेकिन इलीगल क्यों है सर? मेरे पास हजारों करोड़ रुपए है, मैं किसी स्टॉक को खरीदना चाहता हूँ, तो सेबी ने क्यों इलीगल कर रखा है इसको? सर हर्षद मेहता के ऊपर क्या वो था, मतलब क्या एलिगेशन था? अच्छा, यही तो यही एलिगेशन था कि वो प्राइस जो है फेक ड्राइव प्राइस करते थे। रिगिंग करते थे। वो सेम काम तो था जो अभी हम बात कर रहे हैं। वो अच्छा। आपको भी प्राइस रिग करते थे। ओके। एक चीज 100 रुपीज की है, उसको रिग करके वो 2000 रुपए तक ले गए, जहाँ पे आम पब्लिक घुस जाती है और वो बाहर निकल जाते हैं। तो अल्टीमेटली किसी चीज की अगर स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब किसी चीज की वैल्यू सपोज 100 रुपीज है, उसको आप 2000 तक ले गए हो, तो एक न एक दिन तो रियल वैल्यू पे आनी है। तो ये बोला जा सकता है इजीली कि सर एट द एंड ऑफ द डे जो हमारे छोटे प्लेयर हैं वो लॉस ही करेंगे। इस बात के चांसेस बहुत ब्राइट रहते हैं अगर वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर है। शॉर्ट टर्म आपने बहुत ही क्या कहते हैं अच्छे तरीके से बोला, लॉस को इस चांसेस की बिल्कुल प्राइस है। बिल्कुल सर, 100%। आप सर सेबी का ऑफिशियल डाटा है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं इंडिया के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 97-98% लोग पैसा मार्केट में लॉस करते हैं। ओके। सो ये डाटा तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अथोराइज एजेंसी से डाटा आ रहा है। ओके। तो उसका मतलब क्या है कि जो छोटे इन्वेस्टर हैं, छोटा पैसा लेके बैठे हैं, चाहे वो लालच के कारण, चाहे वो प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण, किसी न किसी वजह से लॉस तो कर ही रहे हैं। ओके। और कोई रिस्क फ्री तरीका भी है सर कि कोई रिस्क ही ना हो? फ्री तरीका एक ही है सर, कि आप इंडेक्स फंड में पैसा डालिए और लॉन्गर पीरियड के लिए डालिए। ओके। इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप तब जाइए जब आपके पास नॉलेज हो इस मार्केट के बारे में, आपने सीख लिया हो मार्केट के अच्छे से, फिर आप इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर भी जा सकते हैं। ओके। अगर इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट करूं, तो सेंसेक्स अगर हम देखें तो सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था अप्रोक्सीमेटली 1980 के अराउंड। जब स्टार्ट हुआ था तो उसकी जो बेस वैल्यू रखी गई थी वो 100 रुपीज रखी गई थी। आज अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो आज सेंसेक्स कहाँ पे है? अप्रोक्सीमेटली 83,000 पे। 83,000 का मतलब है सर कि अगर मैं इसकी ग्रोथ रेट निकालूं कि मेरा पैसा हर साल किस रेट से बढ़ा है, तो मेरा पैसा बढ़ा है अप्रोक्सीमेटली 15.4% के हिसाब से। ओके। मतलब हर साल मैंने 15.4% जो है अर्न किया है। अगर मैंने उसी 100 रुपये को एफडी किया होता तो मेरा ऑन एवरेज रेट क्या रहता? 7%, 7.5%। तो यानी कि उससे डबल स्पीड से मैंने पैसा डबल किया। सर्च क्या है सर कि मैंने 100 रुपीज में इन्वेस्ट किया था और आज तक मैं इन्वेस्टेड हूँ। ओके। तो 100 रुपए के सर कितने बन गए? 83,000। आज हम 100 करोड़ की बात कर रहे थे ना। हाँ। कितने सालों में सर? कितने? 83 में शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? 80 में स्टार्ट हुआ था। आज हम 25 में है सर। तो 20 साल वहां पे और 25 साल यहाँ पे, 45 ईयर्स। 45 ईयर्स। 100 रुपए के 83,000 रुपए। 45 ईयर्स में 100 रुपए के 83,000। ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले कहीं एक रील आपने भी देखी होगी, दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ऑनलाइन आपने भी देखा होगा, न्यूज चैनल पे आ रहा था ये। किसी वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे और कुछ कॉल्स वो लोग लाइव ले रहे थे, तो किसी ने एमआरएफ के शेयर्स ले रखे थे। हाँ। या आपने भी वो वीडियो जरूर देखा होगा। देखा सर। उसने कुछ 20,000 के लिए 20,000 के शेयर लिए थे जो 2.5-3 करोड़ रुपए के हैं, और उसको पता ही नहीं था उसके दादाजी ने कभी एमआरएफ के शेयर्स लिए थे। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बट आज के समय बताऊँ मुझे की बात क्या है? जैसे मान लो सपोज मैंने एक पेड़ लगाया, तो मैंने एक बीज डाला। बेसिकली पेड़ लगाना है, मैंने एक बीज डाला, तो आज भी डाल दिया, कल सुबह हुई तो मैंने ना यार पेड़ आया नहीं अभी। पेड़ तो चलो ठीक है, आज तो मैंने क्या किया, कल डाले, फ्रूट क्यों नहीं होगा? मैंने गड्ढा खोदा वापस से, बीज, अच्छा हाँ बीज है कोई बात नहीं। तो हर दिन मैं क्या कर रहा हूँ, हर दिन इसको खोद के देख रहा हूँ यार पेड़ क्यों नहीं निकल रहा, पेड़ क्यों नहीं निकल रहा। तो पेड़ कभी निकलेगा ही। तो क्या माइंडसेट? तो आज के जो ट्रेडर है वैसे ही है सर, वो पेड़ ही मतलब वो देखते रहते हैं डेली खोद खोद के। ऐप बेसिकली क्या है, वो डेली आप देखते रहते हो क्या वो पैसा बढ़ा नहीं, पैसा बढ़ा नहीं। तो वैसे क्या माइंडसेट होना चाहिए सर डेली ट्रेडर के लिए, पूछ रहा हूँ मैं, कि वो क्या माइंडसेट होना चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हो स्टॉक ऊपर जा रहा है, आपने बेच दिया, फिर वो उससे भी और ऊपर जाके एंड होता है। कई बार नीचे जा रहा होता है तो आप जल्दी निकल जाते हो कि यार मेरा इतना लॉस मुझे नहीं चाहिए, जल्दी निकल गए, फिर वो वहाँ से उठ के ऊपर चला जाता है। अब वो आप शॉर्ट सेल कर रहे हो या बाय कर रहे हो, वो मुझे आइडिया नहीं है कि अगर आप शॉर्ट सेल करोगे तो ऑब्वियसली नीचे जाने पे आपको बेनिफिट होने वाला है। तो क्या माइंडसेट क्या रहना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि इंसान की, भाई जो स्टॉप लॉस कब लगाना है, कब मुझे वो करना है?
सर मैं इसको ऐसा बोलता हूँ कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, यानी कि अपने किसी मेन काम के साथ में आप इस काम को कर रहे हैं, तो आप कैश स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग कीजिए। मोस्टली लोग ऑप्शंस के अंदर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज हायर। ओके। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अपने मेन काम के साथ साथ थोड़ा पैसा अर्न करना चाह रहे हैं, डे ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको इंट्राडे में नहीं जाना चाहिए, आपको ऑप्शंस में नहीं जाना चाहिए, आपको फ्यूचर में नहीं जाना चाहिए। और दीज आर टेक्निकल प्रोडक्ट्स, अच्छे प्रोडक्ट्स है, हर एक प्रोडक्ट बनाया गया है, उसका अपना बेनिफिट है, ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं है, लॉसेज है, बट उनको ऑब्जेक्ट अलग है। ओके। बीइंग ए ट्रेडर आपको ऑब्जेक्ट पता ही नहीं है कि ऑप्शन का क्या ऑब्जेक्ट है, क्यों बनाया गया प्रोडक्ट, लॉन्च किया गया तो क्यों लॉन्च किया गया। इसको भी थोड़ा सा Future मुझे launch किया समझाइएगा, मुझे भी समझ में नहीं आता ऑप्शंस और फ्यूचर्स क्या है। फ्यूचर जो बनाया गया, फ्यूचर क्यों बनाया गया, मतलब हर किसी को कैश स्टॉक था तो सही, हाँ, भाई रिलायंस का जब कैश स्टॉक था तो रिलायंस का फ्यूचर बनाने की क्या जरूरत पड़ी, फ्यूचर में कहाँ पहुंचेगा, रिलायंस का ऑप्शन बनाने की क्या जरूरत पड़ी, सही बात है। कैश स्टॉक है तो सही। तो हर एक प्रोडक्ट का सर अपना एक ऑब्जेक्ट है, बट जब आप पार्ट टाइम ट्रेडर हो, आप उस सब्जेक्ट को समझते नहीं हो, तो आपको अपने आप को, अगर आपको रिस्क फ्री ट्रेडिंग करनी है तो आपको बस कैश स्टॉक में काम करना चाहिए। और कैश स्टॉक के अंदर भी आपको क्या करना चाहिए, आपको एटलीस्ट इतना सीखना चाहिए कि किसी भी स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे चेक करते हैं। बहुत बेसिक है। कैसे चेक करता है? वैल्यूएशन से मतलब क्या है सर, आप एक बात समझिए, सपोज मान लीजिए आज की डेट में बात करें एप्पल आईफोन 17 की, ओके। कितने का होगा सर, अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए का मान 1.5 लाख लेते हैं। रुपए का। 1.5 लाख रुपए का मान लेते हैं, लेकिन 1.5 लाख का फ़ोन मैं खरीद के लाया और मैंने अपने पूरे मोहल्ले के अंदर बिल्कुल हाइप कर दिया कि ये फ़ोन जो है अगले 1 महीने के अंदर 5 लाख रुपए का होने वाला है। मैं आज इसको 2 लाख का बेच रहा हूँ। अच्छा। तो किसको चाहिए, तो मान लेते हैं कुछ लोग आ गए, उसने ले लिया गया, ठीक है यार 5 लाख का होगा, मैं 2 लाख का ले लेता हूँ। अब जिसने 2 लाख का लिया उसने भी भाई सेम मेरी वाली ऐड उसने करनी स्टार्ट की, 5 लाख का होने वाला, उसने 2.5 लाख का बेच दिया। तो किसी ने 3 लाख का खरीद लिया, फिर पहुंचते पहुंचते रेट कितना हो गया सर, 5 लाख रुपए 5 हो लाख गया। पहुंच गया। पर अल्टीमेटली प्राइस कितना सर उसका, 1.5 लाख लाख। रुपए। तो जो 5 लाख में आप बाय करोगे तो हो सकता है कि वो, क्योंकि हाइप इतना है तो 5.5 लाख का भी हो जाए, प्रॉफिट लेके निकल जाओ, बट चांसेस ज्यादा क्या है, और एट द एंड ऑफ द डे वो वापस वहीं आएगा, चांसेस जिंद पे ज्यादा आएगा। सी बात की है। बट अगर आपको इतना पता हो कि ये चेक कैसे करते हैं कि पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर शेयर जो है ये कितने का होना चाहिए, तो अगर आपको चेक करना आता है और आप चेक कर लो कि यार ये 1.5 लाख का ही होना चाहिए, इससे ऊपर मैं लूंगा तो मेरे को लॉस होने के चांसेस है। ओके। तो अगर वो वैल्यूएशन आप चेक कर पाओ तो आपके लिए इजी होता है सर थोड़ा सा प्रॉफिट बनाना, प्रॉफिट जनरेट करना, क्योंकि एक चीज आपने उस जगह पे ली जहाँ पे उसकी प्राइसिंग वैल्यूएशन के हिसाब से करेक्ट है। सर अगर कोई एक हम टिप देना चाहें अपने व्यूअर्स को, कहाँ पे हम लोग ये चीज़ें चेक कर सकते हैं कि एक कंपनी का जो शेयर है उसका क्या वर्थ है, क्या होना चाहिए, ऐसी कुछ जगह है, कोई वेबसाइट है? बहुत सारी वेबसाइट्स है सर। अगर मैं वैसे बात करूँ, screener.com पे आप जाके चेक कर सकते हैं कंपनी के सारे फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, रेशियोज क्या है वो आप चेक कर सकते हैं। tradingview.com पे जाके आप चेक कर सकते हैं। tickertape.com पे जाके आप चेक कर सकते हैं। सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं देखने को मिल सकती है। और ये फंडामेंटल्स क्या होते हैं सर, अगर मैं जानना चाहूँ कि ये फंडामेंटल्स में मुझे लेमैन की तरह आप मुझे बताइएगा कि ये 2-4 चीज़ें देख लेना पैसा लगाने से पहले। सर फंडामेंटल में तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि जो हमने वैल्यूएशन की बात की, कंपनी का जो शेयर है उसकी जो वैल्यू चल रही है, उसका जो प्राइस चल रहा है, वो प्राइस महंगा नहीं होना चाहिए। ओके। अगर वो प्राइस महंगा है तो मुझे उससे बचना चाहिए। प्राइस जो है वो नॉर्मल रेंज के अंदर होना चाहिए। जो मतलब नॉर्मल रेंज मतलब ऐसा समझ लीजिए आप कि आज मैं उस कंपनी को बंद कर देता हूँ, हम रिलायंस की बात कर रहे हैं, अगर आज वो बंद करे तो हर एक शेयर होल्डर को, हर एक ऑनर को कितना पैसा मिलेगा, तो हमने माना जी हर एक ऑनर को 2,000 रुपये मिलेगा। ओके। तो यानी कि आज की कंपनी बंद होती तो भी मुझे कितना मिलेगा, 2,000 रुपये मिलेगा। और आज मुझे वो शेयर 1,800 का मिल रहा है, तो मुझे लेना चाहिए क्या, आँख बंद कर। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब भी अगर बंद भी हो गई तो भी 2,000 मिलेगा। वैल्यूएशन 2,000 रुपए की है। हाँ। मतलब पर शेयर की वैल्यूएशन 2,000 रुपए की आ रही है और मार्केट में 1,800 रुपए का है। हाँ। मुझे आंख बंद करके लेना चाहिए। सही बात है। और अगर वो शेयर 4,000 रुपए का है तो मुझे थोड़ा सा बचना चाहिए। तो ये वैल्यूएशन का डबल चल रहा था। ओके। एक तो ये हो गया, दूसरा जो उसके जो ऑनर है, प्रमोटर हैं, उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो ग्रेजुअली कम हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा, वो अपना शेयर बेच रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यस। तो अगर मैं अपना शेयर धीरे करके मार्केट में बेच रहा हूँ, इसका मतलब है कि आगे जाके मेरे को क्लियर है कि मैं बिजनेस को जो है शायद बहुत लंबा कैरी ऑन ठीक तरीके से नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं अपनी वैल्यू अनलॉक कर रहा हूँ। अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, मार्केट से और शेयर लेके डाल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि आई एम वेरी बुलिश अबाउट माई कंपनी। मेरे को लग रहा है यार ये मैं कमाल करने वाला हूँ।
तो यही आई थिंक गेम आजकल स्टार्टअप्स में चल रहा है सर। स्टार्टअप्स में लोग बहुत मोटा पैसा कमा लेते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये नया स्कैम है स्टार्टअप्स वैसे। मतलब और इसको आईपीओ लॉन्च करना भी स्कैम हो गया मुझे लगता है आजकल। सर बेसिकली स्कैम नहीं बोल सकते हम इसको, मैं इसको ऐसा बोलता हूँ सर कि बेसिकली बबल है सर। बबल क्या है, इसको वैल्यूएशन का बबल बोल सकते हैं सर। ओके। वैल्यूएशन का मतलब क्या है सर कि आज जैसे अगर अभी जो रिसेंटली आया है Lenskart.com, लेंसकार्ट का इसके है। वैल्यूएशन देखेंगे तो कितना पी है सर इसका, मतलब नॉर्मल जो पी होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 के बीच में, अप्रोक्सीमेटली 227 है सर उसका। तो ये 270% इन्होंने इन्फ्लेट कर हाँ रखा है। मतलब वैल्यूएशन इतनी बनाई गई, बने। वैल्यूएशन ऐसी निकाली गई, डिटरमाइन की गई है। तो वैल्यूएशन निकालने के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैल्यूएशन गलत है या सही है, उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत सारे पैरामीटर से डिपेंड करती है। बट मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो जहाँ पे 18-20 की पी होनी चाहिए और इतनी बड़ी पी है, तो मतलब मैं अवॉइड करना चाहूँगा। अवॉइड करना चाहोगे आप? तो इसमें कुछ ऐसा होता है क्या सर कि ये जैसे मैंने सुना था कि जब से लेंसकार्ट बनी है अभी वो 1-1.5 साल पहले तक लॉस में ही थी, अब उनका आईपीओ आने वाला है तो दे हैव स्टार्टेड शोइंग प्रॉफिट्स सिंस लास्ट ईयर आई गेस। सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको आईपीओ लाने के लिए ऐसा नहीं कि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल ही होनी चाहिए। अच्छा। लॉस मेकिंग एंटिटीज ऑल्सो कैन डिविडेंड दे रहे हैं। ऊबर वगैरह हैं वो आई डोंट नो मुझे सर इसका थोड़ा सा मुझे वैसे साइंस आप बताओगे? क्योंकि ऊबर लॉस मेकिंग कंपनी है, नेटफ्लिक्स लॉस मेकिंग कंपनी है, पेटीएम ऑल्सो आई थिंक वो लास्ट ईयर प्रॉफिटेबल हुई है। जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ओला हो गया या जितनी भी हम सोच ले मामा अर्थ हो गया, ये सब लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, फिर भी इनकी वर्थ बढ़ती जा रही है। Yes. ये पैसा डाल कौन रहा है, पैसा आ कहाँ से रहा है, ये गेम चल क्या रहा है? तो देखिए बिजनेस बेसिकली चलता है, बिजनेस हमेशा चलता है फ्यूचर प्रोपोजिशंस पे। जितनी भी टेक कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, सभी ऐसा मान रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर टेक ड्रिवन सारी चीजें होने वाली। हाँ। जैसे आज हम बात करते हैं ईवी की बात करते हैं, तो हम क्या मानते हैं कि यार आगे आने वाले टाइम में सारी गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक बेस्ड हो जाएगी। वो फ्यूचर में वो टेक्नोलॉजी काम करेगी उतना या नहीं करेगी, वो फ्यूचर है, या उससे बेटर कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ये सब फ्यूचर है। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। बट अगर आज की डेट में बात करें, हम स्टार्टअप्स की अगर बात करें, तो स्टार्टअप्स का बहुत सिंपल है सर। आज प्रमोटर जो है जिनको वो आइडिया आया, उन्होंने उस आइडिया के ऊपर इनिशियल फंड डाला। ओके। सपोज मान लीजिए मेरे को एक आइडिया आया एक्स कि मैं क्या कर सकता हूँ, कागज को बंद करके सपोज उससे वो कुछ बन सकता है, कुछ उससे वो बनेगा जिससे वो हीटिंग रहेगी, परमानेंट कमरा हीट रहेगा, कोई ऐसा हाँ। वो निकल के आया केमिकल जिससे हीटिंग रहेगी। तो मैंने उस आइडिया के अंदर 2 करोड़ रुपये डाला। आगे जाके उस आइडिया को और बड़ा करने के लिए मेरे को और फंड चाहिए। मैंने आपसे बात किया तो आपने कहा ठीक है मेरे पास है, बट मैं 10 करोड़ ही डाल सकता हूँ। तो ठीक है सर, फिलहाल 10 से काम चला लेंगे। तो आपने 10 डाला, तो बाई डिफॉल्ट 2 मैंने डाला होता, 10 आपने डाला, वैल्यूएशन कितनी हो गई सर? 12 करोड़। अब जब हम 10 करोड़ के आसपास हम खर्च करने वाले हैं, मतलब अब 10 करोड़ खर्च होने वाला है, फिर हमने किसी और से बात करनी स्टार्ट की। हाँ। सपोज हमने एक तो और वो friend से 12 बात करोड़ की। की वैल्यूएशन पे आएगा। तो उसने कहा सर मेरे पास सिर्फ 100 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ तक ही डाल सकता हूँ, आपका काम चलता है। तुमने कहा ठीक है सर, 100 करोड़ से चला लेंगे काम सर। ओके। तो फिर वैल्यूएशन कितनी होगी सर? अब उसकी 112 करोड़। 112 करोड़ रुपए। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि हम बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं कर रहे हैं, हम हाँ। उस टेक के अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये कभी पैसा कमाएगा, उसके लिए लोग पैसा उसके लिए हम डालेगा। पैसा डाल रहे हैं, उसके लिए हम पैसा एक तरीके से कैपिटल इन्फ्यूज कर रहे हैं, पैसे को बर्न कर रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं सर। हाँ वो शार्क टैंक में बताते हैं हाउ मच आर यू बर्निंग। तो 112 करोड़ रुपए वैल्यूएशन हो गई सर। ओके। तो फिर ऐसे ही हम अब बड़े इन्वेस्टर के पास गए, हमने कहा सब कुछ कर चुके हैं, सारा चीज़ ऑलमोस्ट सेट और है, हमें लॉन्च करना है। अब हमें लॉन्च करना है। हमें लॉन्च करने के लिए हमें जो है तकरीबन 2000 करोड़ रुपए चाहिए। अच्छा। तो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिया और आपने मेरे को सपोज 2000 करोड़ अलॉट कर दिए। तो हम वैल्यूएशन कितनी ले आए सर हम? अब तो ये 2000 करोड़। 2000 करोड़ हो गई। तो अब ये वेंचर और बड़ा हो गया, मल्टी नेशनल कंपनीज के अंदर चला गया, मल्टी कंट्रीज के अंदर हम लोग ऑपरेट करना स्टार्ट हो गए। और अब हमारे जो है 2000 करोड़ रुपए पूरे खर्च हो गए। रिवेन्यू कर रहे हैं बट ओवरऑल हम लॉस में कर रहे हैं, हम लोग ऑलमोस्ट स्टेबल होने की तरफ है हम। तो हमने कहा कि अब क्या करें, अब और पैसा चाहिए। तो हमने देखा आसपास के और पैसा तो कोई और डालने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने क्या कहा, एक काम करते हैं, इसका आईपीओ ले आते हैं। अच्छा, अब पब्लिक के पैसे से खेलेंगे। तो ये आईपीओ का ये गेम है। मुझे ऐसा लगता है सर कि ये जो है आजकल जो है ये वैल्यूएशन की गेम है, और इट्स काइंड ऑफ स्टार्टअप बबल बोल सकते हैं इसको, कि आजकल लोगों को क्रेज है कि यार स्टार्टअप के अंदर पैसा अच्छा बनता है। उसके लोगों को एग्जांपल्स भी हैं सर। जैसे हम बात करें कि एप्पल ने जो है वो वेल्थ को बहुत मल्टीपल टाइम्स जो है उसको बिल्डअप किया है। एनवी इंडिया ने जो है कितनी अच्छी वैल्यूएशन लेके गए। तो
फ्यूचर में कंपनीज जो हैं, चाहे हम आज किसी भी टेक स्टार्टअप की बात करें, हम चाहे लेंसकार्ट की बात करें, चाहे हम पेटअप की बात करें, चाहे स्विगी की बात करें, जोमेटो की बात करें, कौन उस स्केल तक जा पाएगा नहीं जा पाएगा वो तो सर फ्यूचर प्रोपोजिशन है। वो किसी ने नहीं बट देखा, लोग पैसा जो है वो एक सेंटीमेंट पे डाल रहे हैं। सेंटीमेंट पे डालते हैं, एक हाइप के अंदर डालते हैं। किसी चीज का अगर हाइप है तो सभी को ऐसा लगता है कि पैसा बन सकता है, तो पैसा बनाना चाहिए। तो सर इसमें पैसा कमा कौन रहा है? फाउंडर कमा रहा है या उसका भी पैसा एट द एंड ऑफ द डे लॉस में ही जाता है? देखिए फाउंडर जो है, फाउंडर तो लॉस में, मुझे ऐसा लगता नहीं कि फाउंडर कोई भी कहीं से भी लॉस में है, क्योंकि जब उसने स्टार्ट किया था तो उसकी वैल्यूएशन जो है थी, मान लेते हैं 10 रुपये थी। जिस दिन वो वैल्यूएशन जो है 1500 रुपये पहुँच गई, 2000 रुपये पहुँच गई, तो वो तो लॉस में नहीं है सर, क्योंकि वो तो अपना जो पार्ट था इक्विटी का, वो जब IPO आता है तो उसमें कुछ ऑफर फॉर सेल वाली भी चीज़ें होती हैं, तो वो तो अपनी वैल्यू अनलॉक कर चुके हैं अप टू सर्टेन। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी कंपनी का लास्ट में IPO आया तो कहीं ना कहीं एट द एंड फाउंडर पब्लिक जो तो है सेफ वो हो गया अपना, पब्लिक ही पब्लिक का ही पब्लिक कटेगा, का ही नुकसान कहीं ना कहीं होता है सर। थोड़ी सी मेरी लाइन। एट द लास्ट जो है पब्लिक ही आती है उसके अंदर। तो इसमें कुछ सेफ्टी है सर वैसे कि ये कोई ऐसी हमारी रेगुलरिटीज हैं कि हम लोग पब्लिक को सेव करें? सेबी कुछ ऐसा देखता है कि ये नया IPO डाल रहे हैं जिसकी इतनी वर्थ नहीं होनी चाहिए? जैसे अब आपने बताया वो 270% इन्फ्लेट हो रखा है। वही कह रहा हूँ सर कि देखिए सेबी क्या देखती है, सेबी देखती है कि आपकी बुक्स ठीक होनी चाहिए, आपकी बुक्स मैनिपुलेट नहीं होनी चाहिए। ओके आप जो वैल्यूएशन निकाल रहे हो उसका बेसिस ठीक होना चाहिए। ओके तो आप जो वैल्यूएशन, अगर सपोज किसी की 270 टाइम है, किसी की 50 टाइम है, तो एज पर सर पैरामीटर ठीक होती है, तो उसमें कहीं कोई वो नहीं हो। तो बीइंग इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज़, मुझे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आपको वैल्यूएशन चेक करनी आनी चाहिए सर, कि कोई चीज़ अगर उस वैल्यूएशन पे जा रही है तो आपको उस चीज़ के अंदर जाना है कि नहीं जाना है, वो आपका डिसीजन होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने भी IPOs हैं, मैं IPO कब लेके आऊँगा सर, कौन सी वैल्यूएशन पे लेके आऊँगा? सस्ती वैल्यूएशन पे लेके आऊँगा नहीं। मैं जब भी IPO लेके आऊँगा वैल्यूएशन उसकी डेफिनेटली मेरी अप होगी। सो मेरे को ये डिसाइड करना है कि मुझे IPO में डालना है कि नहीं डालना है। जैसे सपोज अगर मेरी बात करेंगे सर, मैं IPO में कभी पैसा नहीं डालता सर। अच्छा, आप डालते ही नहीं IPO में? मैंने डाला था LIC किसी में, भी मेरा कंपनी लॉस हो गया था का, उसमें किसी भी भी। कंपनी का IPO हो, मैं कभी नहीं डालता। IPO आने के बाद जब उसका रेट स्टेबल हो जाता है, उसकी वैल्यूएशन चेक करने के बाद, जहाँ मुझे लगेगा कि इसकी वैल्यूएशन अभी रीजनेबल उसके अंदर है, रीजनेबल P ही है इसका, उसके बाद हम डालते हैं। सेम ऐसा LIC के साथ भी हुआ था। IPO बहुत ऊपर खुला था लेकिन बाद में शेयर्स का रेट डाउन गया। देन पेटीएम के साथ भी यही हुआ था। शेयर सब बेसिकली क्या है, ये सारा रीजन क्या है कि हाइप जो है ना, किसी चीज का जब हाइप क्रिएट होता है तो आप, वही वाली बात है, मैंने आपको आईफोन का एग्जांपल दिया कि 1.5 लाख का आईफोन 5 लाख भी खरीद सकता हूँ, मगर किसी चीज का हाइप है, कोई ऐसा वो हो गया तो लिया जा सकता है। अच्छा सर, ये तो हमने पैसा तो हमने कमा लिया किस तरीके से, आपने जो इतने भी तरीके बताए, अब इसको सेव कैसे किया जाए? लाइक अगर मैंने, आप मानिए 50 लाख रुपए कमाए, अगर अगर मैं 50 लाख रुपए बाय गवर्नमेंट लॉस से चलूँ तो आई थिंक 35% तो मुझे सीधा सीधा टैक्स भरना है। बिल्कुल भरना है। अब मैं उसे कैसे बचाऊं? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक कि जो अमीर करोड़पति अरबपति जो बिलियनर्स हैं वो इतना टैक्स भरते हैं। अगर वो 35% टैक्स भर रहे होते तो हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं का कहीं पहुंच गया होता। वो कैसे टैक्स बचाते हैं और एक आम आदमी कैसे टैक्स बचाए, क्योंकि आप CA भी हो? सर बेसिकली क्या है कि अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन का जो अर्निंग पैटर्न है वो डिफरेंट है और आम आदमी का अर्निंग पैटर्न डिफरेंट है। ओके। सपोज हम आम आदमी की बात करें तो मोस्टली लोग जो है सैलरीज के अंदर आते हैं और सैलरी से उनकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। तो सैलरी के अंदर अगर आपको टैक्स सेविंग करना है तो आपका बहुत ज़्यादा वो नहीं है नहीं, वो तो पहले से ही मिलने से पहले कट जाती है। मिलने से पहले आपका TDS कट जाता है सर, और जो बचा कुछ है वो आपको जब रिटर्न फाइल करते हैं उस टाइम पे आपको जमा करना पड़ता है। सैलरी के अंदर बल्कि पूरा ही कट जाता है आपका, जो आपका टैक्स बनता है वो आपका पूरा कट जाता है। बिजनेसमैन की बात करें सर, तो क्योंकि बिजनेसमैन ही इकोनॉमी को चला रहा है, ओके, तो मैं ऐसा मानता हूँ सर कि जो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, जो रूल बने हुए हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं कि बिजनेसमैन को बेनिफिट होना चाहिए। मतलब अमीर और अमीर होता रहे और बेनिफिट नहीं होगा ऐसा नहीं बोल सकता सर मैं कि अमीर और अमीर होना चाहिए, बट हाँ अगर मैं सरकार हूँ और मुझे देश को आगे बढ़ाना है तो मेरी ये मजबूरी है कि मुझे बिजनेसमैन को सपोर्ट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली GDP को, इकोनॉमी को वही ड्राइव कर रहे हैं। ओके। आज हम बात करते हैं GDP, व्हाट इज GDP? टॉप 50 कंपनीज का जो ग्रोथ प्रोडक्ट है वही GDP है। सही बात है। आई थिंक उसमें से अगर मैं रिलायंस को, वो किसी ने एक पूरा वो बना रखा था, आप इसमें से रिलायंस को हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो हमारी GDP आई थिंक है नहीं सर। टॉप 50 कंपनीज का, टॉप 100 कंपनीज का सम ही GDP है। ओके। तो बीइंग ए गवर्नमेंट को तो उनको अवेन्यूज देने ही पड़ेंगे जिससे वो अपने आप को सस्टेन करें और अपने आप को आगे लेके जाए। ओके।
पर लेकिन नॉर्मल इंसान कैसे बचाए? अब मेरा तो ठीक है, हम लोग 35% तो टैक्स नहीं दे सकते, उसमें बचाएं कैसे सर? अमीर आदमी तो जो बचा रहा है वो बचा रहा है, उसके पास बहुत सारे लूप होल्स गवर्नमेंट ने खुद ने दे रखे हैं। अमीर आदमी के पास जो टैक्सेशन का सिस्टम है सर वो डिफरेंट है, और इसी कारण से कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, कई सारे चीज़ें ऐसे हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिसके ऊपर टैक्स प्लानिंग वो करते हैं। चोरी नहीं करते, प्लानिंग करते हैं। आम आदमी के पास टूल है ही नहीं सर, उनको टैक्स देना ही पड़ेगा अच्छा, कोई तरीका नहीं है ना, मतलब? यू हैव टू पे द टैक्स। पर ऐसा कुछ तो सर हमें ऐसी उम्मीद देनी चाहिए आदमी को कि नहीं यार आप कुछ तो बचा पाओगे। बेसिकली क्या है, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। पहले फ्री डिडक्शन थी, अब डिडक्शन भी गवर्नमेंट ने खत्म कर दी। तो अभी तो आप सिंपल अगर 100 रुपये कमा रहे हो तो यू हैव टू गिव 25 35 रुपीस। 35 के अराउंड यू हैव टू गिव टू द गवर्नमेंट। अच्छा, 12 लाख तक तो लेकिन हमारा जीरो है ना? हाँ 12,000 तक मतलब अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। कुछ देने की जरूरत। अच्छा सर, अगर मैं इससे ज़्यादा कमा रहा हूँ तो कुछ तो तरीके होंगे कि मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसमें मुझे डिडक्शन मिल जाए। वो पहले 80C वगैरह होता था, सब हटा दिया गवर्नमेंट ने। हटा दिया है, मतलब दो टैक्स सिस्टम आ गए हमारे इंडिया के अंदर। अब एक न्यू रिजीम और एक ओल्ड रिजीम। अच्छा, तो मोस्टली लोग जो है वो न्यू रिजीम चूज करते हैं। न्यू रिजीम के अंदर डिडक्शंस का कहीं कोई स्कोप नहीं है। ओके। तो बड़ा डिप्रेसिंग सी बात बताई आपने। वैसे मैं मतलब सोचता था कि हम बहुत कुछ बचा सिंपल है सकते हैं। कि वी आर लिविंग इन इंडिया, वी आर यूजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, सो वी हैव टू गिव आवर 35% ऑन एन एवरेज हाँ, टू द गवर्नमेंट। और अमीर लोग कैसे बचाते हैं सर टैक्स? उनके पास क्या क्या अवेलेबिलिटीज हैं वैसे? सर उनके में अगर टूल्स की बात करें, सपोज मान लीजिए कि मेरे पास कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स है 100 करोड़ रुपए, उन प्रॉफिट को शेयर होल्डर को देना है। ओके। तो अगर मैं सैलरी की फॉर्म में दे दूंगा तो 30 करोड़ रुपए काटना पड़ जाएगा, मेरे को 35 करोड़ रुपए डीडी काटना पड़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको बोनस अलाउ कर दिया। ओके। शेयर्स उनके पास जितने पड़े थे, शेयर्स के ऊपर बोनस शेयर दे दिए। अच्छा, तो बोनस शेयर दे दिए कि मैं बोनस शेयर होल्डर को दे रहा हूँ, उसमें उनकी टैक्सेशन जीरो है। क्योंकि वो अभी तक बिके नहीं है तो अनरियलाइज्ड गेन है, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं 100 लगेगा। करोड़ का शेयर मिल गया शेयर होल्डर को, हाँ। तो उसको कोई वैल्यू ड्राइव नहीं हुई वहां पे, ओके। तो कोई टैक्स नहीं गया, और 100 करोड़ रुपया पहुंच भी गया उसको इनडायरेक्टली। जब वो बेचेगा कभी तो टैक्स लगेगा उस टाइम। तो अब सर, जैसे आपने मुझे बताया कि हम इन्वेस्टमेंट, पहले आदमी इन्वेस्टमेंट क्यों करता था कि उसको टैक्स में रिबेट मिल जाएगा, कि भाई मैंने एक LIC ले ली, हर साल मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसका 80C में हम लोग एक आई थिंक 4-5 लाख रुपए तक का, 1.5 लाख रुपए तक का हम लोग रिबेट ले सकते थे। तो फिर अब क्यों हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर, अगर हमें वो रिबेट ही नहीं मिल रहा है तो? सर अगर हम देखें ना, तो सपोज मान लीजिए LIC के ऊपर 1.5 लाख की छूट थी, तो क्यों क्यों ऐसा रूल बनाया गया सर कि LIC के ऊपर आपको 1.5 लाख की छूट मिलेगी? वो पैसा भी ऑब्वियसली घूम फिर के गवर्नमेंट के पास ही आता था। अगर आप देखेंगे तो जब गवर्नमेंट LIC जो है सर, LIC का ऑनर कौन? गवर्नमेंट ही। गवर्नमेंट है। तो जब LIC लॉन्च हुआ तो सर चैलेंज क्या था, इसको प्रमोट कैसे प्रमोट करें? बेचा कैसे जाए? प्रमोट कैसे करोगे आप, जब तक आप कोई स्कीम नहीं दोगे आप, मैं क्यों खरीदूंगा? तो वो दिया गया, एक लालच दिया गया, क्योंकि आप अगर आप 1.5 लाख रुपए जो है LIC पे डालते हो तो इतने का आप तो अपनी आपको इनकम कैसे? इतने का आप इनकम में से वो ले सकते हो। बट आज आप देखोगे, आज सभी को पता है LIC, एक टाइम था कि LIC के एजेंट जो थे, मतलब उनको लोग देखते ही जो है साइड से कट जाते थे कि यार नहीं, ये LIC की बात करेगा, मतलब एक बोला था यस पकाएगा। तो बट वो धीरे धीरे लोगों को पता लगनी स्टार्ट किया। आज बहुत सारी कंपनीज है सर, आज गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है कि आप डालो या ना डालो, अब बिक रहा है प्रोडक्ट, ऑटोमेटिक बिक रहा है। तो आज ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं है। अच्छा, तो सर एक बार बताइए, फिर हम लोग अपने जो अभी यंगस्टर्स हैं, जो अभी 20 साल के हैं, जो अब अपना फाइनेंशियल करियर स्टार्ट करने वाले हैं, वो लोग कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करें, और जनरल क्या गलतियां वो लोग करते हैं, या हम लोगों ने करी है, हम लोगों ने भी करी होंगी, पर आज के सिस्टम के हिसाब से वो क्या गलतियां कर सकते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? सर मेजर गलती तो मैं यही देखता हूँ, मतलब मैं अपने ऊपर ही अगर देखूँ तो 30 ईयर से पता ही नहीं था इन्वेस्टमेंट करनी होती है, या आपको अपनी ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको प्लानिंग हम तो करनी पुरानी जनरेशन को, मैं आज की जनरेशन जो सबसे बड़ी गलती मैं देखता हूँ सर, सेविंग्स तो जीरो ही है सर। हाँ, वो तो मतलब आज में जीते हैं अगर आपकी इनकम जो है वो 100 रुपए है, तो आपके खर्चे जो है 110 रुपए है। अगर खर्चे 110 रुपए है तो उसका मतलब यू आर ऑन डेट। तो कोई ना कोई ऐसा महीने के एंड पे, आज अगर आप देखोगे तो लोन के अंदर भी टेक कंपनीज आ गई हैं। उनका कैसा है कि इफ यू आर सैलरीड तो आपको वो 2 घंटे भी पैसा दे देते हैं। हाँ। और बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। क्यों पॉपुलर हो रहे हैं सर? क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय जो है जैसे ही महीने की 20 तारीख क्रॉस करता है, उसको पैसे की शॉर्टेज हो जाती है, फील होनी स्टार्ट हो जाती है, उसको किसी न किसी लोन की जरूरत पड़ती है। तो उसका मतलब क्या है सर, वो सेविंग करता होगा क्या कोई? सर अगर पैसा नहीं करता हो, 100% नहीं करता हो। हम मेजर अगर बात कर रहे हैं कि मेजर गलती क्या है, मेजर गलती सर यही है आज की जनरेशन की, कि दे डोंट बिलीव इन सेविंग, दे बिलीव इन
टुडे, मतलब एक पैटर्न चला हुआ है कि हमें आज में जीना चाहिए, फ्यूचर किसने देखा है। हम्म, तो वो मुझे लगता है कि पैटर्न गलत है। हमेशा आपको सेविंग जो है, एक पार्ट आपको सेविंग पे जरूर देना चाहिए। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू रिस्पेक्ट। लेकिन सर एक चीज मुझे बताएगा कि इन्वेस्टमेंट करने का या मार्केट में घुसने का जो करेक्ट टाइम होता है वो कब करना चाहिए? जब मार्केट ऊपर जा रही होती है? क्योंकि कई लोग कहते हैं, जैसे वॉरेन बफेट ने बोला है भाई तब उठ घुसो मार्केट में जब वो नीचे गिरी पड़ी है। तो आपके हिसाब से कब हमें एंट्री मारनी चाहिए मार्केट? जब आपने बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली सर। वरुण बफेट सर का कहना है कि मतलब बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसका मतलब क्या है सर कि जब सब लोग बाय की बात कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बाय नहीं करना चाहिए। बाय नहीं करना चाहिए। और जब सब लोग सेल कर रहे हो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए। बाय करना चाहिए। एग्जाम्पल से अगर बात करूं कि जब ये कोरोना आया, मतलब कोरोना लगा, आई थिंक 23 मार्च की बात है, 23 या 21 की बात है, तो मार्केट क्रैश हुआ और मार्केट क्रैश होकर 7500 तक आ गया, 7500 आ गया। सो ये वो टाइम था जब आम पब्लिक क्या कर रही थी सर? सेल कर रही थी। वो लग रहा था सब तबाह हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, बिजनेसेस लूट जाएंगे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। मतलब वो मंथ था, मार्च मंथ 2020 का वो मंथ था। सो ये बोलना कि जब मार्केट क्रैश हो उस टाइम बाय करना चाहिए, एक्चुअली बहुत आसान है। बट अगर मैं आपको उस दिन बोलता, मैं कभी भी डर के भाई पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, अभी तो मेरे को हाथ में पैसा चाहिए, मगर मैं आपको बोलता कि सर आज आप जितना पैसा पड़ा है, जहां भी पड़ा है, सब डाल दो, तो शायद वो हिम्मत लेके आना बहुत डिफरेंट होता है। बट अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान होगे, जिसने भी वो हिम्मत दिखाई, क्योंकि वो सही दिन था बाइंग का जब वो मार्केट क्रैश 7500 पे क्रैश हुई। 2020 में क्रैश हुई 7500 पे, 7500 तक गई मार्केट। और आज आप देखोगे मार्केट कितनी है सर? 25 या 300 400 अभी मार्केट मॉर्निंग में चेक किया था, 25 या 400 के आसपास। 7500 से 2500 400। सो अगर एक यही मैं नॉर्मल पीरियड मानूं, नॉर्मल पीरियड होता, कोरोना नहीं आया, और 2020 में मैंने इन्वेस्ट किया होता, निफ्टी 50 के अंदर मान लेते हैं किया होता, इंडेक्स फंड में किया होता, ऑन एन एवरेज जो CAGR है वो 15% की है, और वो मेरा पैसा ग्रो होता। अगर सपोज मैंने 1 लाख डाला और वो ग्रो होता तो आज वो 1,76,000 रुपये होता, 1,75,000 रुपये होता, 2.25 लाख रुपये होता। ये कितने इन्वेस्ट करे नॉर्मल मार्केट में 1 लाख मैंने डाल दिया। हाँ, तो 1,76,000 डाल दिया। नॉर्मल मार्केट है, कोरोना नहीं है, नॉर्मल है, चल रहा था। 1 लाख डाल दिया, तो अगर नॉर्मल रेट से बढ़ता, नॉर्मल रेट जो है 15% के आसपास का है निफ्टी का, तो मेरा पैसा 2.25 लाख रुपये होता 5 सालों में। अब क्योंकि कोरोना आया और क्योंकि मार्केट क्रैश हुई, और मैंने उस क्रैश मार्केट में 1 लाख रुपए डाल दिया होता, अगर हिम्मत नहीं हुई अलग बात है, अगर मैं डाल दिया होता तो क्या होता सर? आज वो आपका पैसा होता 4.5 लाख रुपए, मतलब 2.25 4 गुना हो गया होता, 2.25 4 गुना से भी ज्यादा। हाँ, यस। तो आपने जब क्रैश मार्केट में पैसा डाला तो आपने पैसा कमाया पिछले 5 सालों में 35% की CAGR के साथ। ओके, मतलब नॉर्मल जो CAGR है वो 15% है। तो अगर आप 5 सालों में कंपाउंडिंग कर रहे हो और आपको ऐसी मार्केट का बेनिफिट मिल गया, ऐसे क्रैश का बेनिफिट मिल गया, तो आप जो हम 100 करोड़ की बात करें 40 सालों में, सब देखिए, आज हम एज एन लेमैन बात कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं 40 साल की बात कर रहा हूँ। जब आप थोड़ा सा डीप ड्राइव करोगे तब देखोगे 20 सालों में 100 करोड़ बनते हैं। 20 सालों में, क्योंकि बीच में ऑब्वियसली क्रैश आते रहेंगे, ऐसे मौके आते हैं सर। उस टाइम पे आपको हिम्मत करनी और आपको फंड अपना इन्फ्यूज करना है वहाँ पे, जहाँ रिस्क है वहीं। यस, हम तो ऐसा बोलते हैं वो टाइम है कि जहाँ पे पूरी जान लगा दो, मतलब जहाँ से पैसा विड्रॉ कर सकते हो उठा के आप डाल दीजिए। बट सर मैं ऐसा मानता हूँ कि कहना बहुत आसान है, बिल्कुल, उस टाइम पे एक्ट करना और इन्वेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। हमने अगर 100 लोगों को बोला सर जान लगा दो, सर डाल दो जितना पैसा पड़ा है, तो शायद 2 लोगों ने डाला। अच्छा, 100 में से सिर्फ 2 लोगों में इतनी हिम्मत? क्या बात कर रहा है यार, यहाँ से सब खत्म ही होने वाला है, यहाँ पे डाल के तुम्हें 100 रुपये और खत्म कराएगा। हाँ, दिस शुड बी एक्चुअली अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा थी ना उस टाइम पे, पता नहीं था लोगों को कि बैंक्स भी खोल पाएंगे नहीं। आप सर किसी क्रैश की बात कर लो, आप लेमन ब्रदर के टाइम की बात कर लो, आप इंटरनेट जब बबल फूटा था उसकी बात कर लो, हर क्रैश में आपको ऐसा लगेगा सर अब तो दुनिया खत्म ही हो गई है, आपके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। बट वट एवर विल हैपन, द नेक्स्ट जनरेशन विल लीड द बेटर लाइफ। आपको क्या लगता है सर, वैसे आपके एनालिसिस के हिसाब से नेक्स्ट क्रैश कब आने वाला है?
जिसमें लोग पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए, ये बोलना कि नेक्स्ट क्रैश कब आने वाला है बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, ऐसा अमूमन देखा गया है कि 5-7 साल में एक कोई ना कोई चीज़ ऐसी निकल के आती है जो इकोनॉमीज को हिट करती है, जो वर्ल्ड वाइड कोई ना कोई पैरामीटर निकल के आते हैं जो हिट करते हैं, जहाँ से फर्क आता है। जैसे सपोज मान लीजिए कोरोना आ गया, ये अपना लड़ाई जो छिड़ी थी पीछे अपना इंडिया पाकिस्तान, नहीं पाकिस्तान की नहीं, उससे पहले जो रशिया और यूक्रेन वॉर हुई, तो उससे इम्पैक्ट पड़ता है। तो कोई ना कोई ऐसा इवेंट आते रहते हैं। मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ, सपोज आप SIP भी कर रहे हो बट आपने देखा कि मार्केट मोर देन 5% करेक्ट है, तो वहाँ पे थोड़ा सा SIP का अमाउंट बढ़ा दो। ओके, थोड़ा सा कुछ लमसम पड़ा है, 1,50,000 रुपये उठा के डाल दो। तो ये वो टेक्निक्स हैं कि जिससे आप बहुत तेजी से अपनी वेल्थ को मतलब 20 साल की जगह आप 15 साल में ही 100 करोड़ का कॉर्पस अपना बना सकते हैं। 20 सालों में आप उस डाटा तक पहुँच सकते हैं। ओके, तो और सर मुझे एक चीज बताइएगा, अभी कुछ स्कैम अब आजकल हो रहे हैं नहीं हो रहे, जो मजेदार चीज है वो देखिए कुछ हो रहा है स्कैम नहीं हो रहा है? सर देखिए, स्कैम की बड़ी खास बात होती है जब हो जाता बात तब ये पता चलता है। जब तक वो होगा नहीं तब तक वो दिखेगा नहीं, जब तक वो दिखेगा नहीं तब तक वो हुआ नहीं है। हाँ जी, और हर स्कैम, चाहे वो कोई भी स्कैम हो, चाहे वो कोई भी बबल हो, जैसे हम बात करते हैं इंटरनेट बबल की, हम बात करते हैं, तो सर एक दिन में नहीं फूटा सर, वो टेक इयर्स, डेकेड लॉन्ग था। जैसे आज अभी हम बात कर रहे थे, सपोज स्टार्टअप बबल की हम बात करते हैं, तो क्या हम ये बात कर रहे हैं कि अगले साल ही फूट जाएगा? क्या नहीं, 6 महीने में फूटेगा नहीं, इट कैन टेक इयर्स। मुझे तो बायजूस समझ में नहीं आता सर कि वो $2 बिलियन की कंपनी। सर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इफ यू सी अराउंड योरसेल्फ, सो यू फाइंड सो मेनी स्टार्टअप्स, दैट्स व्हाई आई एम रेफरिंग इट स्टार्टअप बबल है बेसिकली। ओके, तो इसका भी फटना तय डेफिनेटली सर। वो टाइम पीरियड कोई नहीं बता सकता, टाइम ओरिजिन विल टेक 2 इयर्स और विल टेक 10 इयर्स, कि कौन सी चीज, कौन सा बबल, कौन सा हाइप कितना लंबा चलेगा, ये कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता। अच्छा सर, बिफोर वी एंड, अगर मैं आपसे 5, मैं स्टॉक नहीं पूछूंगा क्योंकि वो स्टॉक तो बहुत पिन पॉइंटेड चीज़ होते हैं, 5 ऐसे सेक्टर्स जो आपको लगता है कि भैया नेक्स्ट 10 साल के अंदर आपको आपके पैसे को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। सर अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ केयर इज वन सेक्टर जो है वो जो ऊपर जाएगा, फ्यूचर में ग्रूम कर सकता है। ओके, एंड दिस ये ईवी जो है, एंड ईवी तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, इट कैन बूम 100% जाएगा नहीं जाएगा सर, वो तो खैर कोई भी नहीं तो हाँ, अनसर्टेनिटीज कैन बूम टू द नेक्स्ट थिंग। एंड थर्ड, सर्विस सेक्टर या हम टेक सेक्टर की बात करें, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें हैं, ओके, ये सेक्टर जो है वो अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर जा सकता है, इसमें थोड़ा सा तेजी की संभावना मेरे को दिखती है, अगर हम बात करें 10 इयर्स की और अबो की बात करें। और डिफेंस सेक्टर जो डिफेंस आर्म्स एंड एमिनिशन कंपनी सेक्टर जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि जितना मुझे दिखाई दे रहा है वॉर्स का और उसका जो वो सीन बन रहा है, उसका भी मुझे लगता है कि ऊपर जा सकता है। यस। अच्छा तो सर, एक बिफोर वी एंड, हम लोगों ने पूरे इस एपिसोड में SIP को बहुत एज अ हीरो दिखाया कि उसमें कभी कुछ आपका घाटा नहीं होने वाला, आपको लॉस के चांसेस मिनिमल है, पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ उसमें गड़बड़ हो ना सके, क्योंकि मैंने कहीं एक रील देखा था, लोग उसमें भी कहते हैं कि अभी म्यूचुअल फंड और SIP में भी लोगों का पैसा डूबना शुरू होगा अब, तो उसके कुछ चांसेस हैं वैसे बिफोर वी एंड, अगर हम लोग क्लैरिफाई करना चाहें तो? सर देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि हर चीज़ के अंदर सारे एडवांटेज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसे डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं जो हमें पता ना हो, जो हमें पता ना चलते हो, या जो हम पता ना कर पाए। म्यूचुअल फंड के अंदर जो, अगर हम डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं, SIP के अंदर अगर हम डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं, तो वैसे तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बट अगर मैं फिर भी बताऊं कि डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, तो आप जब फंड में पैसा डालते हो, जब आप म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हो पैसा, तो बहुत सारे फंड्स हैं, तो क्वेश्चन ये आता है कि मैं कौन से फंड में पैसा डालूं, लार्ज कैप में डालूं, स्मॉल कैप में डालूं, मिड कैप में डालूं, हाइब्रिड में डालूं, डेट फंड में डालूं। ये क्वेश्चन रहता है जिसका जवाब बहुत कम लोगों को मिल पाता है या बहुत कम लोगों को पता होता है। वो कोई से भी फंड में उठा के पैसा डाल देते हैं, उनको लगता है कि सारे फंड ही बढ़ेंगे, कंपाउंडिंग सारे फंड पे ही बढ़ेगी। तो इसमें सर समझने वाली बात यह है कि जो आप पैसा डाल रहे हो, जिस फंड के अंदर डाल रहे हो, इसका मतलब आप उस फंड मैनेजर की
जो कैपेबिलिटीज है उस पर आप भरोसा कर रहे हो, हाँ। क्योंकि फंड मैनेजर उन स्टॉक्स को चूज करेगा अपनी कैपेबिलिटी, अपनी नॉलेज के हिसाब से। क्या सारे फंड मैनेजर हमेशा सही होते हैं? आंसर इज नो। वही तो जो ह्यूमन, दे आर ऑल्सो ह्यूमन, उनको भी सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन ऑन सर्टेन पैरामीटर्स करना है। उनका वो सिलेक्शन रॉन्ग भी हो सकता है। अगर उनका वो सिलेक्शन रॉन्ग हुआ तो फिर वही तो होगा आपके जो पैसे थे, आपका जो 100 करोड़ का सपना था, वो टूट जाएगा। वो टूट सकता है। यस। तो ऐसा भी होता है सर, जैसे मैंने म्यूचुअल फंड में डाला पैसा, मैंने 10 साल अपना दिल से म्यूचुअल फंड में डाला, बिल्कुल। और जब मैं 10 साल बाद निकालने जाऊंगा वहां पे कुछ बचा ही ना हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि बचा ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि बहुत कम बचा हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि बचा हुआ हो मूल कैपिटल, ओके, उस पर जो प्रॉफिटेबिलिटी profit आनी नहीं है। चाहिए वो प्रॉफिटेबिलिटी ना हो। ओके, तो इसीलिए हम लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं कि जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है, अभी हम स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट की बात की कि हमें ऑब्जेक्ट वाइज SIP करनी चाहिए। हाँ 70 लाख उस बचे। SIP को हमें हमेशा पैसिव फंड में डालना चाहिए। पैसिव फंड्स, यस। 2 तरीके के फंड होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर सर। एक होता है एक्टिव फंड, ओके एक होता है पैसिव फंड। ओके निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इज एन पैसिव फंड। ओके पैसिव फंड का मतलब क्या है? वहां पे जो फंड मैनेजर है उसकी कोई एक्सपर्टीज यूज नहीं होनी वहां पे। अच्छा, उसको आंख बंद करनी है, जो भी 50 फंड के अंदर पैसा आया है उठा के टॉप 50 कंपनी उस टाइम की जो है उसमें डाल देना है। ओके, अब टॉप 50 कंपनीज क्या हमेशा कंसिस्टेंट रहती है? आंसर इसमें वो चेंज होती रहती हैं। जो बेटर परफॉर्म करेगी वो टॉप 50 का पार्ट बनेगी, नहीं तो जो बाहर खराब परफॉर्म करेगी वो बाहर निकल जाएगी। हम्म, तो फंड मैनेजर का काम खाली कितना है कि जब भी कोई कंपनी बाहर हो उससे बाहर निकल जाएगा, कोई कंपनी नहीं आ गई उसके बदले उसमें घुस जाएगा। ओके, तो दैट इज द रीजन कि दिस फंड इज नोन एज पैसिव फंड। पैसिव फंड, और ये सेफेस्ट है लाइक। सेफेस्ट फंड एंड पैसिव फंड। इसमें क्या है, आपका आराम से तकरीबन 14-15 फंड का CAGR ऑलमोस्ट आना तय है, क्योंकि हमने 80 से लेकर 2025 तक का डाटा देख लिया। कितनी CAGR है? 15%। तो हम ऐसा मानते हैं कि फ्यूचर में भी है, कितनी रहेगी या बढ़ेगी, कम होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि इकोनॉमिक्स फ्यूचर में ऐसा लगता है कि और तेजी से ग्रूम करेंगी। क्योंकि 80 से लेकर अगर हम अभी तक का पीरियड देखें, ऐसा बहुत सारा पीरियड था जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन नहीं था, जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम जो है बढ़ावा नहीं देते थे। आज तो इकोनॉमिक्स बड़ी ओपन है, तो हम ऐसा मानते हैं फ्यूचर में ये रेट और बेटर होंगे। बट मैं कह रहा हूँ बेटर ना भी हो, इसी रेट से बढ़े तो भी आप सेफ हो। लोग एक्टिव फंड में जाते क्यों हैं? जब वो CAGR चेक करते हैं, म्यूचुअल फंड का जो ऐप है उसके बाद जब डालते हैं वो देखते हैं 40% का CAGR। अच्छा, हाँ, अब वो देखते हैं दूसरी तरफ इंडेक्स फंड में 15% का CAGR, वो कहते हैं 40 वाला ठीक है। ज्यादा पैसा ये मिलेगा। भी 40 वाला ठीक हो सकता है, बट नॉट फॉर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ओके, आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं तो आप यू कैन गो फॉर एक्टिव फंड। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सिक्योर्ड मतलब 15% तो है ही है तो भैया। आपको जो है पैसिव फंड ही चूज करना चाहिए। पैसिव फंड मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं वो पैसिव में। जो हम डिसएडवांटेज की बात कर रहे थे, अगर चाहते हो डिसएडवांटेज आप एलिमिनेट कर पाओ, आप खत्म कर पाओ, तो आपको पैसिव फंड चूज करना, पैसिव फंड चूज करना चाहिए। तो सर मुझे एक चीज और बताइएगा, जैसे 15% तो ये आप श्योरिटी मतलब इतने साल श्योरिटी मैं नहीं दे रहा हूँ, आप नहीं दे रहे, मतलब 2080 से लेके तक का जो 2025 डेटा है। 45 ईयर्स का गवर्नमेंट का NSE का BSE का ऑफिशियल डाटा दे रहा है। तो 15% तो हमें दे रहे हैं, ये एक्चुअल में कमा कितना रहे इसका कुछ आइडिया है? सर ये तो बेसिकली क्या है, आप एक बात समझिए, क्योंकि वो भी तो कुछ कमा रहे होंगे ना। 100%। आप एक बात समझिए, आपको जो 15% मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है सर? आप उन कंपनीज के शेयर होल्डर हो, उन कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट के कमाने की वजह से आपको 15% का तकरीबन ग्रोथ रेट मिला। अब क्वेश्चन सर ये उठता है कि कंपनी 15% ही क्यों कमाएंगी, 14 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, मैं कह रहा हूँ 25 क्यों नहीं, 25 क्यों नहीं? यस। सो इसका जो आंसर है सर वो ये है कि मोस्टली कंपनी अगर आप देखोगे सभी के पास बैंकों का लोन एक्सपोजर है, और अच्छा खासा लोन एक्सपोजर है जितनी भी बड़ी टॉप कंपनीज है। लोन सर अगर हम बात करें तो कितने % पे मिलता है सर पैसा? अगर किसी को लेना हो लोन, बिजनेस लोन लेना हो या बिजनेस को 13 से 14%। ऑन एन एवरेज हम मानते हैं सर कि आम आदमी को 14%, 18% भी मिलता है, पर बड़े बिजनेस की कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट 11% है। ओके, तो अगर उनको सर्वाइव करना है तो उनको कम से कम 15% तो कमाना ही पड़ेगा। सही बात है। अगर 4-5% नहीं आएगा उनको, अगर 15-16%, 17% नहीं कमाएंगे तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, वो टॉप 50 में रहेंगी नहीं। तो यही कारण है, 15% तक सेट हो। यही कारण है कि जो बड़ी कंपनीज है उसमें मोस्टली आपको CAGR जो है 15% के आसपास मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि 25 क्यों नहीं है, 40 क्यों नहीं है? ऐसी भी कंपनीज हैं जो 25 भी कमाती हैं। ओके, ऐसी भी कंपनीज होंगी टॉप 50 के अंदर जो 30 भी कमाती होंगी। अच्छा, ऐसी भी होंगी जो हो सकता है लॉस मेकिंग बन जाए, कुछ पीरियड टॉप 50 में बनी रहे
इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, मार्केट कैप। लेकिन उनके जो है लॉसेस हैं वो 6% कमा रही है, तो एवरेज आउट होके अपने को कितना मिल रहा है? 15%। 15%। ये गेम है सारा। यस एब्सोल्युटली। तो थैंक यू विपिन सर, थैंक यू सो मच आज आने के लिए और फाइनेंस को इतनी सरल भाषा में समझाने के लिए, क्योंकि मेरे जैसे लोगों को ना बहुत डर लगता है, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने जितनी बार भी इन्वेस्ट किया है पैसा, मुझे लॉस ही हुआ है, चाहे वो अपना ये ट्रेडिंग में स्टॉक्स में हो। मैंने तो बल्कि बिटकॉइन में भी पैसा गवाया है। वो एक अलग ही गेम है, अलग राक्षस है वो, जिसको पकड़ में किसी के नहीं आ रहा हो। एब्सोल्युटली। पर बहुत मजा आया आपसे बात करके। होपफुली मेरी ऑडियंस को भी उतना ही मजा आएगा, और होपफुली आप नेक्स्ट 20 साल बाद जब हम लोग बात कभी करेंगे तो आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए होंगे ये पॉडकास्ट देखने के बाद। इफ यू डू डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, तो यहाँ पे आप यू कैन क्रिएट वैल्यू सर। यू हैव पेशेंस, तो यू कैन क्रिएट वैल्यू। पेशेंस तो सर हर एक चीज में चाहिए ही चाहिए, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या कुछ भी हो। बाकी अगर और भी कुछ आपको गाइडेंस चाहिए तो आई विल गिव विपिन सर डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।